Good morning, class 7th. Welcome back to your SST classes. ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 11 विच इज़ द लास्ट लेसन ऑफ योर हिस्ट्री यूनिट एंड इन दिस लेसन वी आर स्टडिंग अबाउट लेटर मुगल्स एंड दी न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. सो बच्चों हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में बहुत कुछ जाना अबाउट लेटर मुगल्स और किस तरीके से जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होता है न्यू इमर्जेंस होता है. अवध का हुआ, बंगाल का हुआ और अवध और बंगाल के बारे में हमने पढ़ा था. अब आज हमें पढ़ना है अबाउट हैदराबाद. तो आ जाइए आप लोग पेज नंबर 155 पे. सो कम टू पेज नंबर 155. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द पॉलिटिकल इमर्जेंस टुक प्लेस इन हैदराबाद. तो थर्ड वन वाज हैदराबाद. पहला हम लोगों ने बंगाल पढ़ा, फिर सेकंड हम लोगों ने अवध के बारे में पढ़ा और तीसरा हैदराबाद. चलो इसमें क्या होता है देखो. निजाम उल मुल्क असफ जाह वन हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज इनिशियली इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फर्रुखसियार. तो मुगल एम्परर फर्रुखसियार जो कि तीसरा लेटर मुगल था ना. हाँ, पहले बहादुर शाह 1 थे, फिर जहांगीर शाह. बहादुर शाह 1 का मेन नेम क्या था? मुआज्जम. ठीक है, उन्होंने अपने भाइयों के साथ युद्ध करके उनको हरा करके अपने खुद वो थ्रोन पे बैठे थे. चलो, तो फर्रुखसियार जब मुगल एम्परर थे, इनके कोर्ट में निजाम उल मुल्क अशफ जाह वन ये क्या थे? ये मुगल एम्परर के कोर्ट में थे. फर्रुखसियार के मुगल एम्परर के जब वो थे तब असफ जाह 1 was first made the governor of अवध. सबसे पहले इनको अवध का गवर्नर बनाया गया. एंड लेटर दैट ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस, और बाद में डेक्कन प्रोविंसेस का इनको गवर्नर बना दिया गया. फॉलोइंग अ टर्मोइल इन द डेक्कन. अब डेक्कन में क्या था? भीषण युद्ध चल रहा था एंड कॉम्पिटिशन भी था विद इन द मुगल नोबिलिटी. ही टुक फुल कंट्रोल ऑफ द रीजन. इन्होंने पूरी तरीके से रीजन पे कंट्रोल कर लिया. दो ही कंटिन्यूड टू एक्नॉलेज. ओके, सो क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट हैदराबाद. चलो, तो हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद में किस तरीके से निजामुल मुल्क अशफ जाह वन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं वो. फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हैदराबाद स्टेट असफ जाह वन ब्रॉट अ नंबर ऑफ स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द न्यू स्टेट. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने देश को कायदे से रेगुलेट करने के लिए ये नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर के गए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. ठीक है, निजामुल मुल्क अशफ जाह वन की फोटो भी देखिए यहाँ पे बनी हुई है. चलो, ही ग्रांटेड जागीर्स टू हिज न्यूली अपॉइंटेड मनसबदार्स. और इन्होंने मनसबदार्स को, न्यूली अपॉइंटेड जो थे उनको जागीर्स देना भी शुरू कर दिया. वाइल ही रूल्ड ही नीदर सॉट एनी डायरेक्शन नॉर हैड टू फेस एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द मुगल एम्परर हु मेरिली रैटिफाइड द निजाम्स डिसीजंस. तो जब ये रूल कर रहे थे तो किसी भी मुगल डायनेस्टी में किसी भी मुगल एम्परर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे कुछ भी बोल सकें या फिर कुछ भी पूछ सकें. वो खुद भी इन्हीं के इशारे पर काम करते थे. ठीक है, चलो. निजामुल मुल्क अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट में स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे काम किए. ही सप्रेस्ड द रिबेलियस नोबल्स एंड ट्राइड टू पुट अ चेक ऑन थेफ्ट्स एंड रॉबरीज. चोरी हो गई है ना, रॉबरीज हो गई, इन सब चीज़ों पे इन्होंने चेक किया. इंक्लूडिंग द प्लंडरिंग रेड्स ऑफ दी मराठास. और मराठास जो रेड वगैरह डालते थे ना, लूटपाट, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया. ही हैड टू डील विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स कॉल्ड नायकास ऑफ द प्लेटू रीजन. इनको डील करना पड़ा किसके साथ में? तेलुगु वॉरियर्स के साथ में, जिनका नाम क्या था? जिनको नायकास के नाम से जाना जाता था प्लेटू रीजन में. ही गेव इंसेंटिव्स टू फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इंसेंटिव, ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया. किसको? फार्मर्स को, क्राफ्ट्समैन को. चलो, तो ये तो हो गया आपका अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में. अब आ जाओ द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स.
अब ये राजपूत की क्या कहानी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपने देखा कि जो मुगल डायनेस्टी के कंट्रोल में जो 3 जगह थी, बंगाल हो गई, हैदराबाद हो गई और अवध, उस पर किस तरीके से न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वतन जागीर्स ऑफ दी राजपूत्स, ये किस तरीके से न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। देखो, सेवरल राजपूत चीफ्स स्पेशली दोज ऑफ अम्बेर एंड जोधपुर, अम्बेर और जोधपुर के बारे में आपने पढ़ा था ना, had served under the मुगल रूलर्स विद डिस्टिंक्शन, और मुगल रूलर्स के अंडर में इन्होंने सर्व किया था डिस्टिंक्शन के साथ में। In recognition of their meritorious services, Mughals permitted them considerably autonomy in their वतन जागीर्स। तो चूंकि इन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए मुगल्स ने इनको ऑटोनॉमी दे रखा था वतन जागीर्स में, ठीक है। इन दी 18th सेंचुरी क्या होता है, दीज राजपूत चीफ्स ट्राइड टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर टेरिटरीज, ये लोग चाहते हैं कि हमारे टेरिटरीज का बाउंड्री हम लोग बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। देखो अम्बेर फोर्ट भी देख लीजिए, तो इसी के लिए उन्होंने पॉलिटिकल फॉर्मेशन शुरू किया होगा। देखिए, सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वाज द गवर्नर ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ मालवा, अंडरलाइन कीजिए, देखिए फोटो भी है सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा सिंह जो थे ये अम्बेर के राजा थे, गवर्नर थे ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ मालवा, एंड राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। राजा अजीत सिंह के पास किसके कहाँ का गवर्नरशिप था, गुजरात का। 1713 में क्या होता है, एम्परर जहांगीर शाह जो एम्परर थे रीन्यूड दीज ऑफिसेस, रीन्यू किया इन ऑफिसेस को। दीज राजपूत रूलर्स ऑल्सो सीज्ड पार्ट्स ऑफ इम्पेरियल टेरिटरीज लाइंग इन देयर नेबरहुड, तो इनके नेबरहुड में जो टेरिटरीज थी उन पे भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। द रूलर्स ऑफ जोधपुर कॉन्क्वर्ड एंड एनेक्स्ड नगौर पे इन्होंने जीत हासिल की, while that of अम्बेर conquered several parts of बुंदी, अम्बेर के जो राजा थे उन्होंने बुंदी के बहुत सारे पार्ट्स पे अपना रूल किया, कब्जा जमाया। 1722 में क्या हुआ, सवाई राजा जयसिंह शिफ्टेड हिज कैपिटल टू जयपुर, इन्होंने अपने कैपिटल को जयपुर शिफ्ट कर लिया। ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ आगरा इन द सेम ईयर, ठीक है। फ्रॉम द 1740s मराठाज स्टार्टेड देयर कैंपेन्स इन राजस्थान, मराठा जो लोग थे उन्होंने राजस्थान में कैंपेन शुरू कर दिया, and thus checked the further growth of these Rajput principalities, और ये जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी ये आगे और ना बढ़ पाए, इसको चेक किया। चलो, पंजाब अंडर द सिक्स, वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत हो गया, पंजाब अंडर द सिक्स। सिखों के अंडर में पंजाब का क्या हाल था। चलिए, इन द 17th सेंचुरी द सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो सिख जो थे वो पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गए। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699, तो खालसा के बारे में आपने पहले वाले चैप्टर पढ़ा ना, अबाउट जो कि 1699 में हुआ था, जहाँ पे एक पब्लिक किचन था जहाँ पे लोग जो गुरु गोविंद सिंह जो थे और जिन्होंने नींव रखी थी सिखिज्म की, उसके बाद जितने भी गुरु लोग आए वो लोग एक जगह खाना वगैरह खाते थे, जिसको लंगर कहा जाता था। द सिक्स फॉट मैनी बैटल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द मुगल्स, तो गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई छिड़ गई थी मुगल एम्परर्स के बीच में और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, और इस वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ। एंड द राजपूत्स, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द मुगल्स एंड द राजपूत्स। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह डेथ इन 1708, गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1708 में, द सिक्स फॉट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बांदा बहादुर लीडरशिप, तो बांदा बहादुर के लीडरशिप के अंडर में सिख ने मुगल रूलर से लड़ाई की। दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन इन द रीजन बाउंडेड बाय द सतलज एंड यमुना रिवर्स, तो सतलज और यमुना रिवर्स से जहाँ पर जो रीजन था, पंजाब में 5 नदियों का मेल है, पता है ना आपको, तो सतलज और यमुना नदी के पास भी जो रीजन था वहाँ पे लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया, ये सिख लोगों ने। दे इवन स्ट्रक पॉइंट्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह इन ऑर्डर टू असॉल्ट देयर सॉवरेनिटी, तो इन्होंने यहाँ तक कि सिक्के वगैरह पे भी गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम, पोस्टर, उनके जो उनका पिक्चर था उसको लगवाने लगे ताकि इनका वहाँ पे सॉवरेनिटी डेवलप हो सके, वहाँ पे ये लोग पावरफुल बन सके। द मुगल्स कैप्चर्ड बांदा बहादुर इन 1715, लेकिन मुगल्स ने कैप्चर कर लिया बांदा बहादुर को 1715 में,
एंड पुट हिम टू डेथ इन द फॉलोइंग ईयर, और उनको मार दिया उसी साल 1715 में। हिस्ट्री रिवील्स गुरु गोबिंद सिंह वॉज बोर्न एट गोविंद राय इन पटना। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोविंद राय, जो कि पटना में है। ही वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के ये बेटे थे। द 9th सिख गुरु एंड माता गुजरी। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे और माता गुजरी, गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद राय में, गोविंद राय में, पटना में। चलो, आफ्टर बांडा बहादुर डेथ, बंदा बहादुर जब मर जाते हैं तो द सिख्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू सेवरल बैंड्स कॉल्ड जाठास और मिसल्स। तो जाठा और मिसल का ग्रुप बना लेते हैं सिख। ईच मिसल वॉज लेड बाय एन एबल रूलर, और हर एक मिसल जो था वो एक एबल रूलर के अंडर में काम करता है। द पॉइंट फोर्सेज ऑफ द मिसल्स वर कॉल्ड द दाल खालसा और द ग्रैंड आर्मी। At the time of Diwali and Baisakhi, the missiles used to meet in Amritsar in order to make collective decisions known as resolutions of the Guru. तो क्या होता था? दिवाली के दौरान और बैसाखी के दौरान ये जो मिसल्स थे, जो ग्रुप मेंबर्स थे, सिख लोग, ये समुदाय, ये एक जगह इकट्ठा होते थे अमृतसर में, ताकि ये लोग कलेक्टिव एक डिसीजन ले सकें, जिसको इन लोग रिजोल्यूशंस ऑफ द गुरु के नाम से भी संबोधित करते थे। As part of such a collective decision, the Grand Army initiated a new system called Rakhi, under which it offered to give protection to the farmers who agreed to pay them 20% of the crop produces as tax. तो यहीं पे collective decision एक लिया गया। इसमें क्या हुआ? The Grand Army initiated a new system. जो आर्मी मैन थे उन्होंने एक न्यू सिस्टम को शुरुआत किया, जिसको राखी के नाम से जानते हैं हम लोग। अंडर विच, इसके अंदर क्या हुआ? राखी के सिस्टम में क्या हुआ? इट ऑफर्ड टू गिव प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स। फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने की बात कही गई, उनको सिक्योरिटी देने की बात कही गई। वो फार्मर्स जो कि 20% ऑफ द क्रॉप, जो भी उनका अनाज जितना भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसका 20% अगर वो टैक्स के बतौर टैक्स अगर वो देने के लिए रेडी थे, तो उनको क्या था? उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलेगा। द सिक्स स्ट्रक देयर ओन पॉइंट अगेन इन 1765 टू डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल। और सिख लोगों ने फिर से 1765 में अपना सिक्का चलवाया अपने पावरफुल होने का सबूत देने के लिए। इन द लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ? सिख डोमिनेटेड द रीजन फ्रॉम द रिवर इंडस टू द यमुना। अब इंडस से लेकर के यमुना नदी तक में भी जो रीजन था वहाँ पे भी सिख समुदाय फैल गया। हाउएवर दे वर डिवाइडेड अंडर वेरियस रूलर्स, लेकिन जो अदर रूलर्स थे उनके अंडर में ये डिवाइड हो गया। वन ऑफ दीज रूलर्स महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह इसी में से एक रूलर थे। रीयूनाइटेड द वेरियस सब ग्रुप्स एंड फाउंडेड अ न्यू स्टेट विद द कैपिटल एट लाहौर इन 1799। इन्होंने क्या किया? इन सारे ग्रुप्स को एक जगह इकट्ठा किया, इनको रीयूनाइट किया महाराजा रणजीत सिंह ने, और कैपिटल कहाँ पे बना दिया? लाहौर में, इन 1799। दिस स्टेट एग्जिस्टेड एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। और ये जो स्टेट है ये एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी हो गई अंटिल इट्स एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश इन 1850। जब तक 1850 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा नहीं जमा लिया। कहाँ पे? लाहौर 1799 में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये हो गई कहानी पंजाब क्या था अंडर सिख। चलो, महाराष्ट्र अंडर दी मराठास। अब महाराष्ट्र की क्या कहानी थी मराठा के अंदर में? देखो, द मराठास पुट ऑफ अ स्टिफ एंड सस्टेन्ड चैलेंज टू द मुगल अथॉरिटी। अब मुगल अथॉरिटी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जो खड़े हुए वो थे मराठा। दे रोज अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। शिवाजी का नाम तो सभी बच्चे जानते हैं। 1627 से लेकर के 1680 तक इन्होंने रूल किया, और इनकी लीडरशिप में मुगल डायनेस्टी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। मुगल डायनेस्टी को, मुगल रूलर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने अपोज किया। शिवाजी वॉज अ ब्रेव मराठा लीडर। शिवाजी एक ब्रेव मराठा लीडर थे हु मैनेज टू कार्व आउट अ न्यू रीजनल किंगडम इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के कार्यकाल से ही थे ये, और औरंगजेब का जब कार्यकाल था तो उसी दौरान, जबकि उस टाइम पे औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इनके
ही दौरान, मुगल डायनेस्टी के ही दौरान, जब अभी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, तभी शिवाजी ने अपना इंडिपेंडेंट रूल किया। इन हिज वर्क he received the loyal support of various powerful warrior families. जो वेरियस पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी उनका सपोर्ट इनको मिला। The Maratha army mainly comprised highly nomadic groups including those of bees and pastoralists. तो मराठा आर्मी जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा नोमैडिक ग्रुप्स थे। नोमैडिक ग्रुप्स मतलब जो जानवर वगैरह चराते हैं, है ना, भेड़ बकरी वगैरह पालने वाले। bees and pastoralists. These groups formed the backbone of the Maratha army. तो यही जो ग्रुप्स थे इन्होंने बैकबोन फॉर्म किया मराठा आर्मी के, सोल्जर्स यही थे। एंड रेंडर्ड ग्रेट हेल्प टू शिवाजी इन विनिंग बैटल्स इन द हाईली अनइवन डेक्कन रीजन, और इन्होंने सहयोग किया मराठा आर्मीज को जीतने में। आफ्टर शिवाजीज डेथ द मराठा स्टेट फंक्शनड एफिशिएंटली अंडर द पेशवा। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा था उसने पेशवा मराठा के अंडर में जो पेशवा थे वो प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे, और पेशवा के अंडर में मराठाज ने अच्छा काम किया। द पेशवा एंड हिज सक्सेसर्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स। तो चित्पावन ब्राह्मण्स की फैमिली से बिलोंग करते थे पेशवा और उनके लीडर्स या फिर फैमिली मेंबर्स। अंडर देम मराठा किंगडम रीच्ड द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी। अब पेशवा के अंडर में मराठा किंगडम जो थी वो पीक पे पहुंच गई। You will read more about the Marathas and their kingdom in the case study at the end of this chapter. तो मराठा और किंगडम के बारे में हम लोग केस स्टडी में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अब है भरतपुर, दिग एंड कुम्हेर अंडर दी जट्स, ये है, और फिर उसके बाद केस स्टडी। ओके, सो दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।